नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिवेंद्र सरकार में भूमाफियाओं ने जमकर खेला खेल। उद्योग लगाने के नाम पर जमीनों को लगाया ठिकाने। सशक्त भू कानून न होने के चलते भूमाफिया को मिलती रही छूट। हल्द्वानी बाल संरक्षण गृह में नाबालिग लड़की ने रची थी दुष्कर्म की झूठी कहानी। कमेटी की जांच के बाद हुआ खुलासा। कर्मियों के निलंबन को किया निरस्त। नए साल के जश्न के लिए दून पुलिस तैयार। मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए डाइवर्ट रहेगा रूट। यातायात के नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। हल्द्वानी के सिंधी चौराहे से शुरू हुआ अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। कई जगहों पर प्रशासन का चला पीला पंजा। लोगों को दिया 3 दिन का समय। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में भूमाफिया आसानी से अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। जमीनों को खुर्द-बुर्द कर ठिकाना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। वजह है प्रदेश में सशक्त भू कानून का ना होना, जिसे लेकर इन दिनों राज्य में काफी हो हंगामा भी देखने को मिल रहा है। और इन सबके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार को, जिन्होंने उद्योग लगाने के नाम पर भूमाफिया को पैर पसारने का मौका दिया और लूट की छूट दी गई। देखिए रिपोर्ट। त्रिवेंद्र कार्यकाल में भूमाफिया की लॉटरी। उद्योग लगाने के नाम पर कमजोर किया भू कानून। भूमाफिया को मिली लूट की छूट। जमीनें होती रही खुर्द-बुर्द। भूमाफिया पसारते रहे पैर। उत्तराखंड में पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार में कई ऐसे फैसले लिए गए जिस पर सवाल खड़े होते रहे। उन्हीं में से एक है भू कानून का मुद्दा, जिसे त्रिवेंद्र कार्यकाल में कमजोर कर भूमाफिया को लूट की छूट दे दी गई। प्रदेश की जमीन को खुर्द-बुर्द कर भूमाफिया को पैर पसारने का मौका दिया गया और ये सब किया गया उत्तराखंड में उद्योग लगाने के नाम पर। लेकिन ना तो उस मुकाबले राज्य में उद्योग स्थापित हुआ और ना ही निवेश आया। फायदा हुआ तो सिर्फ भूमाफिया का। चांदी काटी तो सिर्फ भूमाफिया ने, क्योंकि उन्हें जमीन की खुर्द-बुर्द करने से रोकने वाले भू कानून पर ही त्रिवेंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। फिर भला भूमाफिया को डर काहे का। इन दिनों जिस सशक्त भू कानून की मांग राज्य की जनता कर रही है, असल में इस भू कानून को कमजोर करने का काम ही त्रिवेंद्र सरकार में हुआ। साल 2018 में त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। उस समय समिट के नाम पर उत्तराखंड में जमीनों को खुर्द-बुर्द किया गया। जिस तरह से उत्तराखंड में एक मजबूत भू कानून था, उसे इन्वेस्टमेंट की आड़ में खोखला किया गया। इन्वेस्टर समिट का मकसद उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने का था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, बल्कि उसकी आड़ में उत्तराखंड की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जाने लगा। और भूमाफिया को अपना खेल खेलने के लिए उत्तराखंड में खुला मैदान त्रिवेंद्र सरकार ने दे दिया। बता दें कि इसकी शुरुआत पहले गैरसैंण से की गई। त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण में जमीनों की खरीद को लेकर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। इसके बाद उत्तराखंड के भू कानून में कई नई धाराओं का प्रावधान कर दिया, जिसके तहत जमीनों का लैंड यूज चेंज करना, ये सब इन्वेस्टर समिट के नाम पर किया गया। कहा गया कि उत्तराखंड में 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसके तहत जमीनों से संबंधित अपने नियम फ्लेक्सिबल करने होंगे, ताकि निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने में और उद्योग लगाने में आसानी हो। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। उत्तराखंड में जो एक सशक्त भू कानून चला आ रहा था, उसमें कई बदलाव के बाद उत्तराखंड के भू कानून की ऐसी कई धाराएं खोली गई, जिनके तहत उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति आकर उद्योग के नाम पर जमीन खरीद सकता है। इसी दौरान त्रिवेंद्र सरकार द्वारा एक और बदलाव किया गया और प्रदेश के कई नगर निकायों का विस्तार कर दिया गया। कई ऐसे पहाड़ी छोटे शहर जो अब तक निकायों के अधीन नहीं थे, उन्हें निकायों का दर्जा दिया गया, जिसका अंजाम ये हुआ कि उत्तराखंड का जो एक बचा खुचा भू कानून था, वो अब इन इलाकों में लागू नहीं हो रहा था, जिसके बाद उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त और आसान हो गई और ऐसे भूमाफिया को अपना खेल खेलने के लिए मैदान मिलता चला गया। भूमाफिया उत्तराखंड की जमीन को खुर्द-बुर्द कर ठिकाने लगाते रहे और अपनी जेब भरते रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि त्रिवेंद्र कार्यकाल से पहले भू कानून को लेकर कोई कसरत न की गई हो। तिवारी सरकार हो या फिर खंडूड़ी सरकार,
दोनों ने ही अपने कार्यकाल में भू कानून को लेकर काम किया। राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद सीमित करने के लिए साल 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। इस संशोधन में बाहरी लोगों को कृषि भूमि की खरीद 500 वर्ग मीटर तक सीमित की गई। साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी ने संशोधन कर भूमि खरीद की सीमा घटाकर 250 वर्ग मीटर की। लेकिन बड़ा बदलाव साल 2018 में बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए लिया गया, जब ZDLR एक्ट में संशोधन कर उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म की गई। साथ ही कृषि भूमि का भू उपयोग बदलना आसान कर दिया गया। पहले पर्वतीय फिर मैदानी क्षेत्र भी इसमें शामिल कर दिए गए। इसके बाद से ही राज्य में एक बार फिर से सशक्त भू कानून की मांग उठने लगी, ताकि उत्तराखंड की जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा न हो सके। त्रिवेंद्र सरकार में जो लूट की छूट दी गई उसे बंद किया जाए, और यही कारण है कि इन दिनों उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर माहौल गरमाया हुआ है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत बागेश्वर से होने जा रही है। मूल निवास संघर्ष समिति मूल निवास को लेकर लड़ाई लड़ने का मन बना रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर 10 जनवरी को उत्तराखंड बंद का एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड आंदोलन हो या देश की आजादी को लेकर हुए आंदोलन, उत्तराखंड के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर भी बड़ी संख्या में लोग आंदोलन से जुड़ते नजर आ रहे हैं। मूल निवास संघर्ष समिति के द्वारा मकर संक्रांति के मौके पर बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर एक नई लड़ाई के तहत आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। सरयू नदी के तट पर स्थायी निवास की प्रतिलिपियों को प्रवाहित किया जाएगा। कुली बेगार आंदोलन की तर्ज पर मूल निवास आंदोलन को नया स्वरूप दिए जाने की कोशिश मूल निवास संघर्ष समिति की है। कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने को लेकर जिस तरीके से बागेश्वर स्थित सरयू नदी से बद्री दत्त पांडे के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, उसी की तर्ज पर मूल निवास लागू करने को लेकर आंदोलन बागेश्वर से भी शुरू होने जा रहा है। कुली बेगार प्रथा के तहत जो रजिस्टर ग्राम प्रधानों के द्वारा तैयार किए जाते थे, उनको मकर संक्रांति के मौके पर 1921 में सरयू नदी में प्रवाहित किया गया था, जहां से कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ और बाद में अंग्रेजों के द्वारा जो कुली बेगार प्रथा शुरू की गई थी उसको समाप्त करना पड़ा। उसी तर्ज पर मूल निवास की प्रतियां सरयू नदी में प्रवाहित किए जाने का कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, जो बागेश्वर की जमीन है वो आंदोलनों की जमीन रही है। स्वतंत्रता देश की आज़ादी के दौरान भी एक बहुत बड़ा आंदोलन बागेश्वर की ज़मीन पर हुआ था, कुली बेगार आंदोलन। तो उस प्रथा के विरोध में सरयू नदी में रजिस्टर बहाए गए थे। तो उसी से प्रेरित होकर हमने युवाओं ने तय किया है कि हम उत्तरायणी मेले के दौरान बागेश्वर के सरयू नदी में जो हमारे स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं उनको सरयू नदी में बहाएंगे और सरकार को संदेश देंगे कि मूल निवास 1950 हमें दीजिए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मूल निवास संघर्ष समिति के द्वारा मूल निवास को लागू किए जाने को लेकर ऐलान जंग कर दिया गया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर 10 जनवरी को उत्तराखंड में मूल निवास के मुद्दे को लेकर उत्तराखंड बंद किए जाने का एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, जो पूरी तरीके से फेक है। 2012 में मूल निवास के मुद्दे को लेकर 10 जनवरी को उत्तराखंड बंद करने का आह्वान किया गया था और वही लेटर 12 साल पुराना वायरल हो रहा है और लोग उसे शेयर भी कर रहे हैं। देखिए, एक तो 10 जनवरी को जो उत्तराखंड बंद का जो वो वायरल जो पोस्ट चल रही है वो एक्चुअली में 12 साल पहले सन 2012 की ये बात है, जब मेरे पिताजी जो एस राजेंद्र टोडरिया है उनके द्वारा जो संगठन बनाया गया था उत्तराखंड जनमंच, उसके द्वारा उस समय 10 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान हुआ था, जो काफ़ी सफल भी हुआ था मूल निवास के मुद्दे पे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो पत्र वायरल किया जा रहा है, जिसका हम खंडन करते हैं कि अभी संघर्ष समिति का, मूल निवास भू कानून समन्वय समिति का ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है कि 10 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान होगा। बागेश्वर की धरती से मूल निवास आंदोलन को एक नई धार और एक नई ऊर्जा देने की तैयारी की जा रही है। कुली बेगार प्रथा की तर्ज पर आंदोलन को धार देने की तैयारी हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि मूल निवास संघर्ष समिति इसमें कितना कामयाब हो पाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड की 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने को लेकर बीजेपी हर स्तर पर तैयारी कर रही है। यही वजह है कि अब हर विधानसभा में पूर्णकालिक विस्तारों की नियुक्ति भी कर दी गई है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में पहले ही विस्तारकों की नियुक्ति हो चुकी है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी 70 विधानसभाओं में पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बूथ प्रबंधन और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीते, इसको लेकर कर रणनीति बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले लोकसभा स्तर पर एक पूर्णकालिक विस्तारक की नियुक्ति की गई और अब 70 की 70 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की है, जिसका प्रशिक्षण वर्ग काशीपुर में आज संपन्न हुआ है। लक्सर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में सरकारी विभागों के अलग अलग शिविर लगाए गए, जिसमें विभागों के अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में क्षेत्र के ग्रामीणों को जानकारी दी। इस मौके पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को उनके घरों की चाबी सौंपी और महिलाओं को महालक्ष्मी किट दी। हजारों लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, तो जिनके छत नहीं था, जिनके सिर पर जो है छत पर नहीं था, बिना घर के जब बारिश होती थी तो नरक जैसा हो जाता था, उनके चेहरे पर अब जब हम चाबी सौंप रहे थे, ये पहली सरकार है जो चाबी थमा रही है, तुम्हारा मकान तैयार, अब लो चाबी लो और अपने मकान में जाओ। ये है बदलाव। हल्द्वानी बाल संरक्षण गृह की नाबालिग लड़की द्वारा विभागीय अधिकारियों पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप जांच में झूठे पाए गए हैं, जिसके बाद अब अनुसेवक और होमगार्ड के निलंबन को भी निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने एक जांच कमेटी का गठन किया था। जांच में सभी आरोप झूठे पाए गए हैं। साथ ही मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि संरक्षण गृह में रह रही किशोरी अपने घर जाना चाहती थी, जिसके लिए उसने ये झूठी कहानी रची थी। विभाग के द्वारा एक घटनाक्रम की जांच कराई जा रही थी, जिसमें एक 15 वर्षीय बालिका ने विभाग की कुछ अधिकारी और एक कर्मचारी पर आरोप लगाया था कि उनके द्वारा उस बालिका को किसी अस्पताल दिखाने के बहाने किसी अन्यत्र जगह पे ले जाया जाता था और उसके संग में गलत कार्य करवाया जाता था। चूँकि जांच 2 तरीके से चल रही थी, एक जांच विभागीय चल रही थी और एक जांच जो है पुलिस के माध्यम से चल रही थी, जो कि FIR दर्ज थी। तो पाया ये गया कि पुलिस के जांच में उन्होंने FIR लगा दी है और लड़की का कथन पूरी तरीके से उसमें कोई तथ्य और सत्य जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। और साथ ही विभागीय जांच में भी यह सामने आया है कि लड़की मात्र उस संस्थान से बाहर जाने के लिए ये सारे बातें उसने कही थी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया है। देहरादून के SP ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया कि नया साल मनाने के लिए बाहरी प्रदेशों से भी कई पर्यटक मसूरी आते हैं। ऐसे में दिल्ली, NCR और सहारनपुर की तरफ से आने वाले लोगों के लिए शिमला बाईपास रोड में डायवर्जन किया जाएगा और शहर में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 30 और 31 दिसंबर को भारी वाहनों को शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। बाहरी प्रदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं मसूरी के लिए। उसके लिए हमने अपना ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया है। उसमें जो जितने भी लोग दिल्ली, NCR और सहारनपुर इस तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए डाइवर्जन शिमला बाईपास पे किया जाएगा, ताकि वो बाहर कैंट होते हुए मसूरी जो पहुंच सके। सिटी में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे ही जो हरिद्वार, ऋषिकेश इस तरफ से जो लोग आएंगे वो जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी जा सकेंगे। दोनों ही दिन 30 और 31 जो हमारा 31 के लिए जो प्लान है उसमें भारी वाहन है उन्हें भी सिटी के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वो भी बाहर, जैसे इधर हरिद्वार से आने वाले वाहन वो लाल तप्पड़ पर रोके जाएंगे और इधर आसारोडी पर रोके जाएंगे, तो उनका भी प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा। नए साल पर जहां देहरादून पुलिस तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं अब परिवहन विभाग ने भी नए साल के जश्न में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। 31 दिसंबर की रात को सड़कों पर दुर्घटना रोकने
रोकने के लिए प्रवर्तन टीमों को स्पीड रडार गन के साथ प्रमुख मार्गों पर तैनात किया जाएगा। आरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि प्रवर्तन की टीमें 31 तारीख से दिन में ही देहरादून संभाग के अलग अलग जगहों पर तैनात हो जाएगी। साथ ही अगर कोई शराब पीकर यातायात का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि जो नव वर्ष का उत्सव होता है, कई बार लोग आवेश में आकर के हुड़दंग भी करते हैं और कई जगह रैश ड्राइविंग, शराब पी के वाहन चलाने का, ओवर स्पीडिंग करने का, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने का, ये सब कई चीज़ें शिकायतें हमारे सामने आती हैं। इसी को लेकर के हम लोगों ने इस साल एक बड़ा अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 31 को दिन भर और रात को भी हम लोग एक अभियान चलाएंगे। हमारी टीमें हर जगह रहेंगी और वो चेक करेंगे कि कोई शराब पी के वाहन तो नहीं चला रहा है। हमारे पास एल्कोमीटर्स हैं, एल्कोमीटर से हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसने शराब पी तो नहीं रखी है। उसके बाद हमारे पास स्पीड रडार गन है, हमारी गाड़ियों में लगे हुए हैं, अलग से भी हमारे पास है। इसके आधार पे हम ओवर स्पीडिंग का भी हम लोग करेंगे। नए साल पर बाहरी राज्यों से बड़ी तादाद में पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है और भारी संख्या में पर्यटकों के आने से यातायात व्यवस्था को लेकर दून पुलिस के सामने चुनौती रहती है। ऐसे में नए साल के अवसर पर दून पुलिस ने यातायात को कंट्रोल में रखने के लिए क्या कुछ तैयारियां की है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान। नए साल पर अगर हम बात करें तो बाहरी राज्यों दिल्ली, पंजाब, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से जो बाहर के पर्यटक हैं मसूरी में नया साल बनाने के लिए आते हैं। अगर वहीं बात करें तो काफ़ी तादाद पर 31 दिसंबर की बात करें या फिर 1 जनवरी को काफ़ी तादाद पर यहाँ पर पर्यटक नया साल बनाने के लिए आते हैं। वहीं जिस तरह से काफ़ी तादाद पर जिस तरह से पर्यटक यहाँ पर मसूरी में आते हैं तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति देखने को मिलती है और जिस तरह से जाम की स्थिति देखने को मिलती है उस अगर देखा जाए तो देहरादून में यातायात का दबाव काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। इसको लेकर जो देहरादून पुलिस लगातार पिछले कई दिनों से लगातार तैयारी कर रही थी, रूट प्लान को बनाने में लगी हुई थी, जिससे कि जो जाम की स्थिति है देखने को ना मिले, जो देहरादून में यातायात का जो दबाव बढ़ जाता है उसको कम किस तरह किया जा सके, उसके लिए लगातार तैयारी चल रही थी। उसको लेकर जो अब 30 तारीख है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए एक रूट प्लान तैयार कर दिया गया। 3 दिन के लिए रूट प्लान तैयार किया गया है। अगर मैन्युअली देखा जाए तो जो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक आएंगे उन्हें शिमला जैसे देहरादून में एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद शिमला बाईपास से उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाएगा। उनको जो शहर के अंदर में उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर वहीं हम बात करें हरिद्वार की, जो हरिद्वार ऋषिकेश से जो बाहरी राज्यों जनपदों से जो पर्यटक मसूरी के लिए आएंगे उनको भी जोगीवाला से रिंग रोड से निकालते हुए सीधा जो मसूरी मार्ग है वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये हुआ था मैन्युअली। अब दूसरे जो अधिकतर पर्यटक तरीके ऐसे होते हैं कि जो गूगल मैप है और मैपल के थ्रू ऐप से आते हैं, वो उस रूट से देखने के अनुसार अपने डेस्टिनेशन पर जाते हैं, जिसको लेकर जो देहरादून पुलिस ने जो इनके अधिकारी हैं गूगल मैप के और मैपल के उनसे बातचीत कर चुके हैं। उनसे बातचीत करने के बाद जो 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो उस पर रूट दिखाए जाते हैं उस पर बदलाव कर दिया गया है, जिससे कि वो जो बदलाव हुआ है वो बदलाव के वजह से जो पहले गाड़ियाँ देहरादून से होकर जाती थी, लेकिन वो अब गाड़ियाँ बाहरी जैसे जीएमएस रोड से होकर ही जाएगी। वहीं अगर लगातार बात जो देहरादून पुलिस की लगातार वार्ता चल रही है, वहीं अगर हम बात करें तो जो होटल संचालक है, होटल संचालकों से भी मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग होने के बाद उनको साफ तौर पर कह दिया गया है कि अपने सीसीटीवी कैमरे और जो पार्किंग की व्यवस्था है वो सभी उचित तरीके से निपटाया जाए। और वहीं अगर हम बात करें जो 24 घंटे के लिए जो नए साल पर रेस्टोरेंट, होटल, बार खुले रहेंगे, वो भी एक तरह से चुनौती सामने आने वाली है। उसको लेकर भी देहरादून पुलिस ने सभी तैयारी कर ली है, उसमें सभी वार्ता हो चुकी है। अगर कोई भी हुड़दंग करते हुए पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर अब हम बात करें मसूरी की, जैसे जितने भी पर्यटक हैं मसूरी की तरफ ही जाएंगे, मसूरी में अपना नया साल बनाने के लिए जाएंगे, उसको लेकर भी जो एक मसूरी में एक प्लान तैयार किया गया है।
अगर कोई मसूरी जा रहा है तो अगर मसूरी में किसी वजह से कोई गाड़ी खराब हो जाती है या फिर कुछ घटना हो जाती है और जाम की स्थिति देखने को मिल जाती है तो देहरादून पुलिस ने जो मसूरी से पहले कुठाल गेट पड़ता है उसमें एक डिस्प्ले लगाई गई है। उस डिस्प्ले के जरिए जो बाहर के आने वाले जो पर्यटक हैं उनको जानकारी मिल जाएगी और जानकारी मिलने के बाद अगर उनको लगता है कि हमें जाम में नहीं फंसना है तो वो अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। हालांकि जो नए साल पे हर साल की बात करें तो हर साल में काफ़ी तादाद पर पर्यटक मसूरी में नया साल बनाने के लिए आते हैं। वहीं इस बार भी जिस तरह से बताया जा रहा था लगभग 80% के करीब होटल मसूरी में बुक हो चुके हैं, तो ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि काफ़ी तादाद पर पर्यटकों की आने की उम्मीद है। अब ये देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरह से जो देहरादून पुलिस ने प्लान बनाया है, होटल संचालकों से बात करी है, रूट में डाइवर्ट किया है, जो गूगल मैप है उस पर भी बदलाव किया है, मसूरी से पहले जो डिस्प्ले लगाई है वो कितना सफल रहता है वो आने वाले समय पर लग पाएगा। कैमरा पर्सन संदीप त्यागी के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। वहीं नए साल का जश्न मनाने के लिए आबकारी विभाग भी पूरी तैयारी के साथ नजर आ रहा है। वाइन शॉप में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने बताया कि इस समय सभी वाइन शॉप पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं और सभी दुकानदारों को समय से अपना स्टॉक सरकारी गोदाम से उठाने की बात भी कही है। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि अगर कोई अधिक रेट में शराब की बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जश्न का माहौल होता है, उल्लास का माहौल होता है, तो हमारी मदिरा दुकानों में भी मदिरा की बिक्री बढ़ती है। इसलिए हमने जो हमारी तैयारी है वो इस प्रकार से है कि हमारे मदिरा गोदाम पूरी तरह भरे हुए हैं, सभी प्रकार के ब्रांड उपलब्ध हैं और हमने सबको निर्देशित कर दिया कि सभी मदिरा अनुज्ञापी अपनी आवश्यकता के अनुसार मदिरा का उठान हमारे सरकारी गोदाम से कर लें। दूषित पानी पीने से शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इस बात को लेकर डॉक्टर समय समय पर दिशा निर्देश और गाइडलाइन भी जारी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य का सबसे बड़ा दून अस्पताल इसका पालन करता दिखाई नहीं दे रहा। अस्पताल में लगी पानी की टंकियों में जमी गंदगी खुद अस्पताल की हकीकत बयां कर रही है। देखिए रिपोर्ट। गंदा पानी पीने से बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा दूषित पानी से कुल्ला करना भी बीमारियों को निमंत्रण देने जैसा है। इसके अलावा दूषित पानी में मौजूद बैक्टीरिया पेट में जाते ही लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर भले ही इन तमाम बातों को कह रहे हों, लेकिन राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी दून अस्पताल को उदाहरण के रूप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा गंदगी यहीं पर दिखाई देती है। जून में लगी पानी की टंकी यूं तो जुलाई 2021 में साफ की गई थी, जिसे वार्षिक तौर पर दर्शाया भी गया, लेकिन 2 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी टंकी को दोबारा झांक कर देखा तक नहीं गया। डॉक्टर्स का कहना है कि दूषित पानी पीने से शरीर में कई गंभीर बीमारियां हो सकती है, जिससे बचने की जरूरत है। टंकी का पानी बेसिकली क्या है, वो एक ठहरा हुआ पानी है और टंकी का पानी जो है वो है उसमें वाटर बॉर्न डिजीज़ भी हो सकती है अगर उसका प्रॉपर उसको मतलब उसका क्लीनिंग क्लोरीन एंड ऑल अगर नहीं डाला गया है तो उसके लिए अगर वो गार्गल करते हैं तब तो नहीं बोलेंगे, बट कई बार कुल्ला करने में क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा बहुत पानी तो अंदर चला ही जाता है, तो इसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो सकता है। कुल्ला उल्ला करते हैं, पानी मुँह हाथ धुलते हैं, बाकी पानी तो चली जगह भी है। पीते हैं यहाँ पे अरे कुल्ला करेंगे तो थोड़ा बहुत तो पानी जाएगा। वहीं डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन आशुतोष सयाना इस पर अलग ही तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि पानी की टंकियां समय समय पर साफ कराई जाती है। जहां पर भी पानी में समस्या आती है उसका तुरंत संज्ञान भी लिया जा रहा है। उनका ये बयान और धरातल की हकीकत दोनों में कोई समानता नहीं है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पानी के टैंक के हाल बद से बदतर है, जिसकी हकीकत को अधिकारी स्वीकारने को तैयार नहीं। जिस तरीके से जो भी हमारी टंकियां हैं और ओवरहेड टैंक है उसे नियमित समय पर जो है साफ सफाई करने के जो है हमें आदेश दिए जाते हैं और बाकायदा हम उस पर ये भी जो है निर्देशित किया गया है कि जब जो है सफाई हो और जो अगला जो है सफाई का टाइम हो वो भी लिखा जाए। पानी से बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के अधिकारी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन अपने ही अस्पतालों में उनके हाल बद से बदतर नजर आते हैं। ऐसे में देखना होगा कि नसीहत देने वाले अधिकारी कब इसे अपने अस्पतालों में लागू करते हैं, जिससे अस्पतालों में आ रहे मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने राज्य में एसडीएम की नियुक्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बॉबी पवार ने जो खुलासा किया है वो पीसीएस परीक्षा 2012 से जुड़ा है। दरअसल बॉबी पवार का कहना है कि पीसीएस की मूल विज्ञप्ति 2012 में 16 पद एसडीएम के थे, जिसमें केवल एक पद ही पूर्व सैनिक का था, जबकि यही विज्ञप्ति 2014 में संशोधित होती है, जिसमें एक भी एसडीएम का पद भूतपूर्व सैनिक कोटे का नहीं होता। लेकिन इस परीक्षा के बाद भूतपूर्व सैनिक कोटे के 2 एसडीएम को नियुक्ति दी गई, जिसमें एक एसडीएम मनीष बिष्ट है, जिन्होंने नियमों के खिलाफ नियुक्ति पाई है, जो कि एक जांच का विषय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मनीष बिष्ट के द्वारा पूर्व में भी कोटा लिए जा चुके हैं और एसडीएम का एक भी पद ना होने के बाद भी 2 एक्स सर्विसमैन को वहां पर नियुक्तियां दी गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इन 2 की जगह किन्हीं और अयोग्य जो योग्य हमारे अभ्यर्थी थे उन्हें बाहर होना पड़ा होगा और मुझे उसका बड़ा दुख है कि अगर कोई योग्य अभ्यर्थी अपने मेहनत के बल पर भी बाहर होता है तो बड़ा दुख है। परंतु ये भी कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार का कोई प्रावधान है कि कैबिनेट एसडीएम बना सकती है तो हमें दिखाएं, क्योंकि किसी भी कैबिनेट के पास ये अधिकार नहीं है कि प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा में सबसे बड़े पद के लिए एसडीएम वो नियुक्त करे। हल्द्वानी में प्रशासन और नगर निगम ने सिंधी चौराहे में चौड़ीकरण को लेकर एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने अभियान चलाते हुए जेसीबी से अतिक्रमण तोड़ा और मंगल पड़ाव के सिंधी चौराहे से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई और इस दौरान नगर निगम की टीम ने अस्थायी अतिक्रमण को मौके पर ही हटाया। इसके साथ ही सिंधी चौराहे में चौड़ीकरण के प्रस्ताव के मुताबिक दोनों तरफ 12 मीटर निशान लगाए गए। लोगों को 3 दिन का समय दिया गया है। अगर 3 दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो उसे भी तोड़ा जाएगा। कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा सिंधी चौक है इसके सौंदर्यीकरण का भी प्रस्ताव आया है और इसमें यहाँ पे रोड चौड़ीकरण का भी है, तो इसमें पीडब्ल्यूडी और नगर निगम मौके पर मौजूद है। इन लोग के द्वारा निशान लगाया गया है जो कि 12-12 मीटर बोथ साइड है, इधर 12 मीटर इधर 12 मीटर उधर, और उसके बाद जैसी भी स्थिति बनती है जो मौके पर अस्थायी जितना अतिक्रमण है वो उसको तत्काल हटाया जा रहा है। सिंधी चौराहे का चौड़ीकरण होना है, इसको लेकर के अतिक्रमण पूर्व में भी हटाया गया था और आज भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है और 10 मीटर के अंदर जो अतिक्रमण आ रहे हैं उनको तत्काल हटा रहे हैं। जो पक्के स्ट्रक्चर आ रहे हैं उनको नोटिस देने की कार्रवाई शाम तक करेंगे। और इसमें एक नगर निगम की दुकान भी आ रही है जिसको नगर निगम आवंटित किया है, वो भी अतिक्रमण की जद में आया है। हम उनको भी नोटिस दे रहे हैं और 3 दिन के अंदर उसको भी तोड़ने का काम करेंगे। प्रदेश भर में औषधि नियंत्रण विभाग में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टर की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने लोक सेवा आयोग को 19 पदों की लिस्ट भेजी है, जिसका इंतजार अभी बाकी है। औषधि नियंत्रक ताजबार सिंह जगी ने बताया कि फिलहाल प्रदेश भर में सिर्फ 5 ड्रग्स इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। अधिकारियों की भारी कमी के चलते कई जिले समय पर कवर नहीं हो पा रहे। हमारे पास केवल 5 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और लोक सेवा को 19 पद भेजे गए हैं। तो जैसे आता है तो हम इसमें थोड़ा सुदृढ़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या है कि इंस्पेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट है, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ओवरलोडेड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को जाना पड़ता है, वोट केसेज और इस तरह तो उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि उनको नहीं सूचित होता है। हो सकता है कि हम इसको ज़्यादा सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा रुड़की के एक मकान में चल रहे प्रतिबंधित पॉलिथीन के कारोबार पर जीएसटी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी मात्रा में लाखों रुपए की पॉलिथीन का जखीरा बरामद किया गया। जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर AK सिंह का कहना है कि पॉलिथीन कारोबारी से 1 लाख जुर्माना वसूला गया है और जांच के बाद और भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं प्रतिबंधित पॉलिथीन कब्जे में ले ली गई है। राज्य कर मुख्यालय के कमिश्नर सर के निर्देश थे कि जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है प्रतिबंधित, इसको जो है रोका जाए और राज्य में आने पर इस पर रोक लगी हुई है। इसके खरीद बिक्री और परिवहन पर रोक है। तो हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो है खरीद बिक्री के लिए संग्रह किया जा रहा है। तो हमने इसको यहाँ पर छापा मारा है आज सूचना के आधार पर और हमें यहाँ पर ठीक ठाक सिंगल यूज़ प्लास्टिक मिली है, जो इसका भी माल इसमें गाड़ी में लोड किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिवेंद्र सरकार में भूमाफियाओं ने जमकर खेला खेल। उद्योग लगाने के नाम पर जमीनों को लगाया ठिकाने। सशक्त भू कानून न होने के चलते भूमाफिया को मिलती रही छूट। हल्द्वानी बाल संरक्षण गृह में नाबालिग लड़की ने रची थी दुष्कर्म की झूठी कहानी। कमेटी की जांच के बाद हुआ खुलासा। कर्मियों के निलंबन को किया निरस्त।
नए साल के जश्न के लिए दून पुलिस तैयार। मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए डाइवर्ट रहेगा रूट। यातायात के नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। हल्द्वानी के सिंधी चौराहे से शुरू हुआ अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। कई जगहों पर प्रशासन का चला पीला पंजा। लोगों को दिया 3 दिन का समय।